हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने देखा था कि यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होती हैं। हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस भी निकाली थी और होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। तो आज होमोजेनिटी प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेशन को चेक करने के लिए वो करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ क्वेश्चन एस एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पे एस है डिस्टेंस, एस है फोर्स और यू और वी है आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हमें इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी, यानी कि चेक करना पड़ेगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इसके राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है या नहीं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। कर लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका एस एस, ठीक है। यहाँ पे आपका फोर्स होता है आपका, आपको पता है फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा आपका, ये मास m। एक्सेलरेशन का क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो गया आपका यहाँ से L T माइनस 2। फोर्स का हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला M L T माइनस 2। एस है आपकी डिस्टेंस मूव, मतलब आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो एस का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका L, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करी जाती है L में। तो ये आ गया आपका M L स्क्वायर T माइनस 2। ओके, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड है आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। इसका आप डायमेंशन लेंगे पूरे का। देखिए ये डायमेंशन हाफ तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं होता है, तो हाफ वैसे ही रहेगा। इसका डायमेंशन 1 होता है। ये एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। ओके, हाफ का डायमेंशन क्या होगा, देखिए कुछ नहीं होता है, 1 हो जाएगा। m है आपका मास, तो m मास का डायमेंशन m। v है आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L T माइनस 1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हो जाएगा L T माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ नहीं 1 होगा, मास इसका m। ठीक है, और ये हो गया आपका फिर से वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि इसका डायमेंशन होगा आपका L T माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका M L स्क्वायर T माइनस 2 माइनस M L स्क्वायर T माइनस 2। देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ रहा था M L स्क्वायर T माइनस 2, और आपके राइट हैंड साइड की हर एक टर्म का डायमेंशन क्या आ रहा है M L स्क्वायर T माइनस 2। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, वैलिड। तो यहाँ से प्रूफ हो गया करेक्टनेस की। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में और भी कुछ समझाने की कोशिश करती है। आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा, लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज़ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं कि मान लीजिए आपका कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है A और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है B। अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अगर इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो ये फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए B इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा A माइनस B इक्वल टू 0। ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब ये दोनों सेम डायमेंशन फॉर्मूला वाली क्वांटिटीज़ हैं और दोनों सब्ट्रैक्ट हो पा रही। और जैसे मान लीजिए होगा आपका A इक्वल टू माइनस का B होता, तो यहाँ पर आगे हो जाता है A प्लस B इक्वल टू 0। एडिशन भी फॉलो करती हैं ये, सब्ट्रैक्शन भी। कहने का मतलब ये है बेसिकली कि सेम नेचर की क्वांटिटीज या सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाली क्वांटिटीज ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और कोई नहीं करती। ठीक है जी, अब जान लेते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की कुछ यूजेस, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला की कुछ यूज। देखिए इसमें सबसे पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन या फिर होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है वो करेक्टनेस इक्वेशन की करेक्टनेस बताती है कि इक्वेशन कितनी सही है। आपका रिलेशन जो आपने स्टेब्लिश किया है वेरिएबल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, वो कितना सही है, ये चीज़ समझाती है। दूसरा बात बोलता है टू डराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेशन डिराइव करने में मदद करता है।
तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, यानी कि एक सिस्टम से हम किसी दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। यानी कि अगर आप एमकेएस सिस्टम में हो तो आप एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम से एफपीएस सिस्टम में जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, इस थर्ड पॉइंट को हमें एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए आपकी फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास कोई पी। ठीक है, अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट। ठीक है, ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n, ये है इसकी यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर बनी होती है, यानी कि ये दोनों यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घट जाएगी, अगर यूनिट बढ़ी तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी, नंबर घट जाएगा, और अगर नंबर बढ़ा तो यूनिट घट जाएगी। इन दोनों का जो बीच का ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब यहाँ बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ सिस्टम यूनिट्स की। ठीक है, तो देखिए आपके पास मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी है किसी एक सिस्टम में, कोई एक सिस्टम मान लेता हूँ मैं, एक सिस्टम में, और उसकी वैल्यू यहाँ पे n1 u1, n1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी एक सिस्टम में और u1 उसकी यूनिट्स है किसी सिस्टम में। ठीक है, n1 u1 सिस्टम से, और मान लीजिए यही सेम फिजिकल क्वांटिटी आपकी दूसरे सिस्टम में है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, बस फर्क क्या आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, देखिए अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड एमकेएस सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में सेम रहेगा, लेकिन फर्क कहाँ आएगा, जहाँ एमकेएस में मीटर पर सेकंड होगा वहाँ सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, तो फर्क आएगा नंबर और यूनिट में, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये है आपकी पहले सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी और यह है आपकी दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी। दोनों ही केस में जो है फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब देखिए u1 क्या है आपकी यूनिट्स क्या, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी है, मतलब n1, इन्हें मैं लिख देता हूँ m1 l1 t1। पर्टिकुलर सिस्टम में, सिस्टम 1 में जो ये m l और t होंगे वो m1 l1 और t से डिनोट करते हैं। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम जो भी होंगे, और हमें ये पता नहीं है अभी कि ये कितने टाइम्स आते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ओके, इक्वल टू n2 ब्रैकेट में, इस सिस्टम में होंगे आपके m2 l2 t2, पावर्स में लिख देता हूँ इसकी भी a b c। ओके, नंबर ऑफ एक्यूरेंस दोनों ही सिस्टम में सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए स्पीड इज इक्वल टू आपका मीटर पर सेकंड होता है, तो वहाँ सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड है, जो मीटर है यहाँ पे भी एक ही बार आया है और सेंटीमीटर वहाँ पे भी एक ही बार आया है, और सेकंड यहाँ पे भी एक बार है, वहाँ पे भी एक बार है। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द फंडामेंटल यूनिट्स अकर इन सिस्टम इज सेम इन बोथ द सिस्टम्स। ओके, तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपको निकालना है n2 में, आपको n1 से n2 में जाना है, आपको फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में जाना है, और आपको निकालना है कि n2 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या लिखेंगे, n2 इज इक्वल टू n1, और यहां पे आएगा आपका m1 अपॉन m2 a t1 अपॉन t2 की पावर c। ओके, so this is the formula of conversion of one system into another system। आपको यह करना है कुछ नहीं, आपको एक सिस्टम की वैल्यू पता होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आप वो रखेंगे, m1 m2 आपको पता होगा वो आप रखेंगे, l1 l2 रखेंगे, c2 रखेंगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, इसे क्वेश्चन से समझते हैं। ओके, ये देखिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अ सीजीएस सिस्टम। हमें 1 जूल को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं।
जैसे कि आपको पता है जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क। आई होप यू नो दैट जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क। तो और वर्क क्या होता है? वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? नहीं पता है तो मैं एक बार निकाल देता हूँ। फोर्स का डायमेंशन होता है आपका एम एल टी माइनस टू, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा आपका एल। ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो इट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है 1 जूल को सीजीएस सिस्टम में। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वैल्यू पता है, आपको ये पता है 1 जूल। आपको बस क्या निकालना है ये, और सीजीएस में, और आपकी यूनिट जो होगी सीजीएस में होगी। 1 जूल एमकेएस में है आपका, सीजीएस में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पता चल गया है N1 है आपका 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पावर्स भी पता चल जाएंगे। यहाँ पे वर्क डन की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वहाँ से आपको पावर पता चलेंगी। जैसे फॉर्मूला था ना N1 इज इक्वल टू N2, सॉरी N2 इज इक्वल टू N1। अगर आप सेकंड सिस्टम से निकाल रहे हैं तो M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। So A, B, C, what are these A, B, C? These A, B, C we'll find from here. A कितना है आपका, M के ऊपर जो पावर है 1, L के ऊपर जो पावर है वो है आपकी 2, और C के ऊपर आपकी माइनस का 2। तो ऐसा आपको A, B और C मिल गए हैं। ठीक है, N2 इज इक्वल टू N1 है आपका 1, एंड वट आर M1, L1, T1? देखिए 1 जूल वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इससे आपकी जो यूनिट आ रही है वो है क्या, न्यूटन मीटर। यूनिट आ रही है आपकी न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर में कितनी बार मास आता है, एल आता है या टी आता है, ये आपको कैसे बताएंगे? M1 क्या होगा यहाँ पे, न्यूटन हो गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो यह हो गया आपका M1 हो गया आपका यहाँ पे केजी 1 kg, L1 हो गया आपका मीटर, और T1 यहाँ पे हो गया आपका 1 सेकेंड। ओके, सेकेंड सिस्टम में M2 हो गया आपका 1 ग्राम। आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं 1 ग्राम। L2 हो गया आपका सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और T1 हो गया आपका वही सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। तो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू है 1, M1 है 1 kg, M2 है 1 ग्राम, A की वैल्यू कितनी है 1, L1 अपॉन L2, L1 है आपका 1 मीटर, और ये है आपका 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर आपकी B कितनी है 2, और ये है आपका 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर -2, इसको फर्क पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए N2 इज इक्वल टू 1 kg अपॉन 1 ग्राम। हमको जाना किस में, हमको सीजीएस में जाना है, तो हमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, इट इज 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, इट्स 100 सेंटीमीटर। Okay, now it will be N2 is equal to 1000 into 10 की पावर स्क्वायर है 4. Okay, so now it is 4, 10 की पावर 7. The N2 will be 10 की पावर 7. Okay, तो ये हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू, आपका N2 आ चुका है 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7, एंड व्हाट वी कॉल जूल इन सीजीएस, वी कॉल इट अर्ग। ओके, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। हम जूल को सीजीएस में अर्ग बोलते हैं। ठीक है, और वैल्यू आपको पता चल गई 10 की पावर 7। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। ओके।
आई होप यू कैन सी इट। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा इफ ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला दिया है एनर्जी का, ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू टी स्क्वायर, जहाँ पे ई आपकी एनर्जी है, एक्स आपका डिस्टेंस है, टी आपका टाइम है। आपको इसमें अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, देखिए इसे कैसे करेंगे। अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है। देखिए आप ऊपर x क्या है आपका डिस्टेंस x, यानी कि इसका डायमेंशन क्या होगा l। एनर्जी क्या है आपकी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा आपका, ध्यान रखिए एनर्जी और वर्क डन दोनों ही इक्वलेंट होते हैं, तो एनर्जी और वर्क डन का दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम। वर्क डन का डायमेंशन क्या था, m l स्क्वायर t माइनस 2, यही था, हाँ यही था। एनर्जी का डायमेंशन ये है, t है आपका टाइम, टाइम का डायमेंशन आपको पता है क्या होगा, t। तो x, e और t का डायमेंशन ये है। अब देखिए अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया था अभी होमोजेनिटी प्रिंसिपल में क्या समझाती है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में ये समझाती है कि सिर्फ सेम नेचर वाली क्वांटिटीज, यानी कि सेम डायमेंशन फॉर्मूला वाली क्वांटिटीज ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, सेम। यानी कि अगर एक्स का डायमेंशन एल है तो फिर अल्फा का डायमेंशन क्या होने वाला है, एल। तो यहाँ से साफ हो गया कि ऊपर वाले का डायमेंशन क्या है आपका, एल, यानी कि ऊपर वाले का डायमेंशन क्या होगा आपका, जो कि एक्स स्क्वायर का होगा, यानी कि अल्फा का डायमेंशन है आपका एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल, जो कि है आपका एल स्क्वायर। ओके, ठीक हो गया। अब बचा क्या सिर्फ आपका बीटा, तो देखते हैं बीटा कैसे करना है। देखिए बीटा को कैसे करना है। अब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बीटा का डायमेंशन। अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर का डायमेंशन हो गया आपका एल स्क्वायर। बीटा का पता नहीं है आपको, टी किसका हो गया आपका टी स्क्वायर। ठीक है, बीटा को इधर ले जाइए और ई को इधर ले आइए, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, एल स्क्वायर ये टी स्क्वायर ऊपर ले जाइए, टी माइनस 2। अब बचा सिर्फ एनर्जी बची नीचे, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस। अब बीटा का डायमेंशन निकालेंगे यहाँ से, बीटा इज इक्वल टू, इसको पूरे को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर हो जाएगी 2। ओके, साथ में क्या है एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ पे m नहीं है तो ये हो जाएगा m-1 l की पावर -2 और l की पावर 2, -2 + 2 0, तो l की पावर 0, t +2 इधर है और -2 इधर है, तो ये t भी 0। यानी कि आपका बीटा का डायमेंशन बचा है सिर्फ m की पावर -, ये बीटा का डायमेंशन। ओके, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है डिराइविंग अ फिजिकल रिलेशन, इस पर क्वेश्चन है। देखिए अ सिंपल पेंडुलम whose पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक सिंपल पेंडुलम है आपका, पेंडुलम आपको पता है कैसा होता है, एक पेंडुलम बॉब आपने पढ़ा होगा, देखा होगा इसके बारे में, जिसकी लेंथ है l। ठीक है, पेंडुलम इस तरह से मोशन करता है, अपना ऑसिलेट करता है ऐसे, ये होता है आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है, आ सिंपल पेंडुलम वो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जिसका टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है इसका सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, एल पर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, मतलब जो नीचे को जी लग रहा है उस पर।
जो बॉब का जो बॉल है उसका जो वेट है W इज इक्वल टू एम जी, इसमें तो G है, एम जी एम इंटू ए होता है, ये यहाँ पे क्या है G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी टाइम पीरियड का बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन से। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जी। अब हमें ये पता नहीं है कि ये L और G कितने टाइम्स है इसमें, तो हम मान लीजिए T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A G की पावर B। ओके, इतना समझ में आ गया। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A G की पावर B, T इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे K, कोई कांस्टेंट आएगा, L की पावर A G की पावर P। अब डायमेंशन लेंगे हम इसका, क्योंकि हमें डायमेंशन के मेथड से करना है। T तो टाइम है, इसका डायमेंशन तो क्या आपको पता है, M0 L0 T। ठीक है, L है आपका लेंथ, K तो कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ नहीं होता, सिंपल 1। ठीक है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो कांस्टेंट डायमेंशन आप ऐसे लिख सकते हो M0 L0 T0, कांस्टेंट का डायमेंशन। फिर आपका L जो है आपकी लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा L, और पावर क्या है A। ठीक है, फिर आपका G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी लिखा है लेकिन ये क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशन आपको पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम इसका मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन होता है आपका क्या L T-1, और T यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा आपका L T-1 की पावर B। ठीक है, L T-1 होता है आपका वेलोसिटी का, नीचे T है टाइम, T ऊपर जाएगा L T-2 हो जाएगा, सॉरी L T-2, ये T भी ऊपर जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा L T-2 पावर G की पावर B है, तो यहाँ पे B, ये हो गया आपका M0 L0 T इज इक्वल टू, अब देखिए हर एक करेंगे, ये तो हो गया आपका सिंपली M0 L0 LA, और यहाँ पे L की पावर क्या आएगी यहाँ पे B, तो ये हो जाएगा आपका LA प्लस B। ठीक है, T यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे T की पावर माइनस का 2B। ओके, ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, दोनों ही साइड की पावर्स को कंपेयर करना है। यहाँ क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये लिखा है मैंने M0 L0 T इक्वल टू M0 L की पावर A प्लस B और T की पावर माइनस का 2B। ठीक है, ये लिखा है हमने। अब दोनों साइड की पावर कंपेयर करें, देखिए M की पावर 0 M की पावर 0 0 इक्वल टू 0, ये तो ठीक है। फिर L की पावर 0 और यहाँ पे L की पावर A प्लस B है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A प्लस B इक्वल टू 0। दूसरा T की पावर है यहाँ पे 1 और यहाँ पे T की पावर माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2B इक्वल टू 1। अब यहाँ से A और B की वैल्यू निकालिए, B हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। ठीक है, और A हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, यहाँ पर रखिए A माइनस 1/2 इक्वल टू 0, A इक्वल टू 1/2, तो A निकल गया 1/2 और B की वैल्यू माइनस का 1/2। ठीक है, अब A और B की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे रखिए, तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू K L कितना 1/2 B G की पावर माइनस का 1/2। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है आपका T इज इक्वल टू K अंडर रूट का L अपॉन अंडर रूट का G, यानी कि K अंडर रूट L अपॉन G। ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है आपका टाइम के लिए बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। ओके।